हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स के बारे में। जस्ट समय ये टॉपिक है हमारा यहाँ का, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। जो भारत का संविधान है और जो 5 ईयर प्लान्स जो हमने लॉन्च करे थे आज़ादी के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन के गठन के बाद, वो हमें ये बताते हैं, चाहे भारत के संविधान हो, उसके प्रिंसिपल्स हो, 5 ईयर प्लान हो, कि भारत में सरकार की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ का जो मकसद है वो तो बड़े सारे हैं, लेकिन उनका जो एक कोर मकसद है वो है सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, सामाजिक हित के लिए काम करना। और ये सोशल जस्टिस मतलब किस तरीके का जस्टिस है, किस तरीके का न्याय है। रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो फ़र्क है वो कम हो, सबको इक्वल शेयर मिले, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले, रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिने चुने हाथों में ना हो। ठीक है। अब ये सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव हम पहचान सकते हैं 5 ईयर प्लान के डॉक्यूमेंट से। तो 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, जो 1956 से 1951 में 56 तक चला था, उसमें कहा गया था द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। जो उस ज़माने में जो कंडीशंस थी, दे कम फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। कुछ ऐसी ही बात पंडित नेहरू ने कही थी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीच में। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी हमें यह बताता है कि जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेस प्रिविलेज क्लास ऑफ जो सोसाइटी है उनको मिलने चाहिए। अब राइटर हमें बता रहा है कि ऑलमोस्ट हर एक सरकारी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ करा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स वगैरह को फॉर्मुलेट करती है, उसमें एक कोर फोकस जो किया जाता है, जो एम्फेसिस दिया जाता है, वो दिया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन पे, और इस बात पर कि वेरियस स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी को ख़त्म करने के लिए। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उसके 3 डायमेंशंस हैं। ये आप मीन्स में कोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उसके 3 डायमेंशन होते हैं। सबसे पहली डायमेंशन, इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। सबसे पहले डायमेंशन का नाम है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या मतलब है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का, इसमें एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो इफेक्ट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, अब इकोनॉमिक ग्रोथ के इफेक्ट्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं? जीडीपी के अंदर इंक्रीज होना और पर कैपिटा इनकम बढ़ना देश की और देश के लोगों की। इट वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और सबसे ज़्यादा इनका असर हमें देखने को मिलेगा इन द लाइफ्स ऑफ डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनफैक्ट मोस्ट पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिसको हम कहते हैं, अंत्योदय। अंत्योदय स्कीम, ठीक है। स्कीम नहीं मतलब बेसिकली हम पूरे से तो पुअर की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद दिस वॉज अ मेजर फोकस ऑफ प्लानिंग इन द 1950s एंड अर्ली 1960s। ऐसा माना गया था कि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से अलग अलग रीजन्स में, इसका जो फल है, इसका जो फ्रूट है, इसका जो रिजल्ट है, ये बेनिफिट करेगा अंडर डेवलप्ड रीजन्स में, अंडर डेवलप्ड रीजन्स को, और उसके अंदर रहने वाले ज़्यादा जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उनको। राइटर आपसे बोला, जैसा कि हमने चैप्टर 2 और 3 के अंदर पढ़ा, ओवरऑल ग्रोथ और जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, ये इतनी भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी कि उससे कुछ फ्रूट भी अर्न कर सकें, उसका बेनिफिट सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिल सके, लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। जिस गति से हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इट हैज़ रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम्स।
गैप जो है रिच और पुअर के बीच में हमें करना था कम, लेकिन एक्चुअली वो बढ़ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने जो डिस्पैरिटीज होती थी अमीर किसान गरीब किसान के बीच में, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, रिच फार्मर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स, इनको बेसिकली बढ़ा दिया रीजनली भी एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। तो देयर वॉज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि बेनिफिट्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ के वो गरीब लोगों तक जैसे पहुंचने चाहिए थे वो वैसे पहुंचे नहीं। तो वाइल लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू स्पेसिफिकली एड्रेस द पुअर, पॉलिसी मेकर्स ने ये सोचना स्टार्ट करा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है गरीब लोगों के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है एडिशनल एसेट्स क्रिएट करके एंड बाय मीन्स ऑफ वर्क जनरेशन। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो जो हमने ये सोचा, ये सेकेंड अप्रोच मतलब हमारी कौन सी, कि जितने भी हम पॉलिसी स्कीम्स वगैरह जो बना रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं कि गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, इन सब का तो कुछ रिजल्ट हमें खास मिला नहीं। तो सेकेंड अप्रोच क्या था, हम लोग कुछ लॉज बनाएं, कुछ स्कीम्स बनाएं, कुछ पॉलिसीज बनाएं जिसके तहत गरीब लोगों को राहत मिले थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो ये इसकी शुरुआत हो गई थी फ्रॉम थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 66 तक, और तब से ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक जो फेमस प्रोग्राम था जो कि 1970 के दशक में आया वो था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सरकारी काम देती थी लोगों को और उसके बदले ये वादा करती थी कि आपको खाना मिलेगा। ज़्यादातर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो 5 ईयर प्लान्स के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट करे गए। सरकार का मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करना, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करना, और इनको सरकार ने एक मेजर तौर तरीके समझा कि जिससे हम गरीबी को एड्रेस कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट करे गए 2008 तक वो कौन कौन से थे, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMRY प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, SRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगर हम इसकी बात करें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, इसका मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। नहीं, ये पहले प्रोग्राम क्या थी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की जो बात कर रहा है, इसका मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना अर्बन एरियाज में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसने इम्प्लीमेंट करा मेजरली इन प्रोग्राम्स को। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत, वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग जो थे फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज रूरल और अर्बन एरियाज में, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी कि वो अपनी एंटरप्राइज सेटअप कर सके दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अंडर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर ये जो स्कीम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका मकसद था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, चाहे फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट हो अर्बन एरियाज के अंदर, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, शहरी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहर का मतलब होता है अर्बन एरियाज, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स नाउ बिकम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी परिवारों को और इंडिविजुअल्स को। तो सिंस 1990s ये अप्रोच जो है वो चेंज हो गई। अब क्या करा जाता है, नाउ दोज हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रोग्राम्स आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि वो SHGs फॉर्म करें। SHGs हमारा डेडिकेटेड एक टॉपिक भी है GS पेपर 2 के अंदर, और ये गवर्नेंस प्लस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में दोनों में कॉमनली कवर होता है, GS पेपर 2 में भी और 3 में भी। इनिशियली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंकरेज करा गया कि आप पैसा सेव करो एंड लैंड अमंग देमसेल्व्स एज अ स्मॉल लोन्स, आपस में एक दूसरे को वो पैसा बांटो छोटे छोटे लोन्स के फॉर्म में। बाद में बैंकों के माध्यम से गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को,
जिसमें ये सरकार ने सोचा कि हम लोन देंगे उन लोगों को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। फिर एक प्रोग्राम आता है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। शहरी वाला तो हो गया कवर, अब बात आती है गांव की। इट इज़ वन सच प्रोग्राम, दिस हैज़ नाउ बीन रिकंस्ट्रक्टेड एज, इसका नाम चेंज हो गया एज NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और फिर से इसका नाम चेंज हुआ एज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। Similar program called National Urban Livelihood Mission. It has also been in place for urban poor. गवर्नमेंट के पास बड़े सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो गवर्नमेंट चलाती हुई आई है इतने सालों से, वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं। अगस्त 2005 में पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास करा था जिसमें सरकार का ये वादा सुनिश्चित होता था, एक चीज़ सुनिश्चित होती थी कि सरकार गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देगी हर एक रूरल हाउस होल्ड को, जहाँ पर एडल्ट वॉलंटियर जो है एडल्ट वॉलंटियर इज़ टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 days इन अ ईयर। तो ये जाकर बना प्रोग्राम आगे, जिसको आप फेमस नाम से जानते हो मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस स्कीम इज नाउ नोन एज दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय। तो अंडर दिस एक्ट, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage, they can report for work in areas जहाँ पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा जाता है। 2018-19 में नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड्स गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर दिस लॉ। तो ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी जा रही है। थर्ड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स आ गए। थर्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग पॉवर्टी, वो क्या है? मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाना। इंडिया वॉज अमंग द पाइनियर्स इन द वर्ल्ड, जिसने एक सपना देखा देश ने हमारे, डैट थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड्स, अगर सरकार खर्चा करे लोगों की सोशल कंजम्पशन नीड्स पर, जैसे कि फूड ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड कराना, गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पर, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ प्रोवाइड करवाना, हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इससे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रोग्राम्स इस वाली अप्रोच के अंदर दे आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन। और सरकार की इस अप्रोच को, इस थर्ड अप्रोच को देखा जा सकता है फ्रॉम 5th 5-year प्लान, जिसमें बोला गया था 5th 5-year प्लान, जिसमें बोला गया था कि इवन विद एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर रोज़गार के अवसर बढ़ा भी दिए जाएँ तो गरीब लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है वो अपने लिए एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड कर सकेंगे और ख़रीद सकेंगे। दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड अप टू एटलीस्ट सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स बाय सोशल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार को सिर्फ रोज़गार नहीं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा सरकार को, और उनको गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल वाले प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल ग्रेन्स, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 major programs that aim at improving the food and the nutritional status of the poor are public distribution system, integrated child development scheme, midday meal scheme. अब इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशंस गरीब लोगों के लिए जो डेवलप करना था सरकार को, उसके लिए सरकार कुछ प्रोग्राम्स लेकर आती है, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गाँव में रोड्स बनवाई गई इससे, और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसमें लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी गई इस प्रोग्राम के अंदर। तो दे आर अटेम्प्ट्स इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। तो इट मे बी एसेंशियल टू ब्रीफली स्टेट दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन मैनी एस्पेक्ट। मतलब ये सारे प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि कोई फेलियर थे, बल्कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स ने बहुत रिमार्केबल चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं भारत की इकॉनमी में।
गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ वैरायटी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू हेल्प अ फ्यू स्पेसिफिक ग्रुप्स। जैसे एक सरकार का प्रोग्राम चलता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको इनिशिएट करा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उनको पेंशन मिलती है खुद के जीवन को चलाने के लिए। जो गरीब महिलाएं हैं वो आर डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो सड़कों पर भटक रही हैं, जिनके घर वालों ने उनको निकाल दिया है, या फिर घर परिवार में सबकी मृत्यु हो गई है, कोई भी नहीं बचा और वो अकेली रह गई है जीवन में। एंड विडोज, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ इंट्रोड्यूस अ फ्यू स्कीम्स जिससे हेल्थ इंश्योरेंस गरीब लोगों को प्रोवाइड करा जा सके। तो 2014 से एक स्कीम आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना, विच इज़ अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल इन विच पीपल इन इंडिया इनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट्स, और 0 रुपीज़ से भी खाता खुल जाता है इसमें। तो बिसाइड्स प्रमोटिंग सेविंग हैबिट, ये जो स्कीम है इट इंटेंड्स टू ट्रांसफर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज टू अकाउंट होल्डर्स डायरेक्टली। Each bank account holder is also entitled to rupees 1 lakh accident insurance and 30,000 rupees का लाइफ इंश्योरेंस कवर। ठीक है, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का अगर हम लोग एक क्रिटिकल असेसमेंट देखें तो जो एफर्ट्स दिए गए सरकार के द्वारा गरीबी को हटाने के लिए, शुरुआती दिनों में तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहले ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए। तो परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट्स इज़ नाउ वेल बिलो द नेशनल एवरेज, यानी कि गरीबी घटी उनके अंदर। तो डिस्पाइट वेरियस स्ट्रैटेजीज टू एलिवेट पॉवर्टी, हंगर, माल नरिशमेंट, इलिटरेसी, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़, ये एक कॉमन फीचर है भारत में बड़े सारे हिस्सों में। अब दो द पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, it has evolved in a progressive manner over the last 5.5 decades. हमारे देश में पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स की वजह से कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी गई है। हम लोग अलग अलग स्कीम्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर उसका नाम चेंज होता हुआ देख लेते हैं, नॉमेनक्लेचर। हम लोग 2-4 स्कीम्स को इंटीग्रेट होता हुआ देख लेते हैं, प्रोग्राम्स का मर्जर देख लेते हैं, बजट एलोकेशन देख लेते हैं, लेकिन इन सब की वजह से कोई भी रेडिकल चेंज ग्राउंड लेवल पर नहीं देखा गया कि लोगों के पास एसेट ज़्यादा आ गए हों, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ गया हो, उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ जो हैं, जो नीडी सेक्शन, जो पुअर सेक्शन है, जो डाउन टू अर्थ सेक्शन से जो अंत्योदय है, उनकी ज़िंदगी के अंदर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कॉलर जब इन प्रोग्राम्स को असेस करते हैं वो बताते हैं दे स्टेट 3 मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न कि जिसकी वजह से ऐसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, स्कीम, पॉलिसीज़ वगैरह सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? एक तो देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं जो मिल सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की वजह से डायरेक्टली, दे हैव बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर। जिनको नहीं मिलने चाहिए वो बेनिफिट उन तक पहुंच जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हुआ था। तो कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, अगर हम देखें कि गरीबी किस स्तर तक है हमारे देश में, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो एलोकेट करे जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। मोरोवर ये जो प्रोग्राम्स हैं दे डिपेंड मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिसर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अब क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स का कोई ज़्यादा कोई रुचि नहीं होती है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें, सरकार ने हमें सिर्फ बोली तो रखा है, और ये इनएडिक्वेटली ट्रेंड होते हैं ऐसे ऑफिसर्स, तो करप्शन प्रोन एंड वल्नरेबल टू प्रेशर, दे फॉर्म अ वैरायटी ऑफ लोकल एलिट्स, रिसोर्सेज इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ होते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाते हैं और जो टारगेटेड पॉपुलेशन होता है उस तक पहुँचते ही नहीं। देयर इज़ ऑल्सो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। केंद्र सरकार तो अनाउंस कर देगी पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम्स को, पैसा एलोकेट कर देगी, ग्राउंड लेवल पर जिन ऑफिसर्स को एलोकेट करना है, तो सॉरी ये इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम्स वगैरह को, उनकी कोई खास रुचि रहती नहीं, उनका कोई खास मन नहीं लगता। और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप करे जाते हैं सरकार के द्वारा,
वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं बहुत बार, या फिर लोगों को तंग करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, ये लगेगा वो लगेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट गलत है, ये सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वनरेबल पीपल who are living on or just above the poverty line. It also reveals that high growth alone is not sufficient to reduce poverty. Without active participation of the poor, successful implementation जो प्रोग्राम का वो पॉसिबल नहीं। पॉवर्टी को इफेक्टिव तरीके से इरेडिकेट तभी करा जा सकता है when the poor start contributing to the growth by their active involvement in the growth process। यानी कि जो देश का हमारा पहिया है, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, उस पहिए को चलाने में जब उनका योगदान होगा, जैसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जब उनका योगदान होगा, तो उनको जो रोज़गार मिलेगा वो घुमा फिराकर उनको एक बेनिफिट की फॉर्म में मिलेगा। बैठे बिठाए गरीब लोग ये एक्सपेक्ट करें कि उनको बैठे बिठाए सरकार खिलाती रहेगी, तो ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक लगता है हमें ये कि उनकी कंडीशन वगैरह इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन राइटर हमें ये कह रहा है कि इससे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। एंड दिस इज़ पॉसिबल थ्रू ए प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, इनकरेजिंग पुअर पीपल कि वो पार्टिसिपेट करें और उनको एम्पावर हमें बनाना चाहिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच मे लीड टू इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ इनकम, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड लिटरेसी। मोरओवर इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई पॉवर्टी स्ट्राइकन एरियाज के जहाँ पर गरीबी बहुत जाता है, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, IT सर्विसेज, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। फिर हम कंक्लूजन की बात करें, हमें लगभग 70 साल हो गए, वैसे तो ये बुक चलो पुराना आपको बता रही है, 75 साल से ऊपर हो चुका है हमारी आज़ादी को। ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारी सारी की सारी पॉलिसीज़ के, पॉवर्टी एलिवेशन की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हर उस पॉलिसी में, प्रोग्राम्स में, स्कीम में लिखा रहता है कि रैपिड और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट होनी चाहिए विद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो पॉवर्टी एलिवेशन हैज ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द इंडियाज मेन चैलेंजेस बाय पॉलिसी मेकर्स, रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट वॉज इन पावर। सबके लिए चुनौती रही है गरीबी को हटाना। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो है भारत के अंदर, दे हैव गॉन डाउन एंड सम स्टेट्स हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ पुअर देन इवन द नेशनल एवरेज। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं दैट इवन दो वास्ट रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड एंड स्पेंड, हम लोग अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच पाते जितना सरकार डिसाइड करती है, फिर वादे करती है कि हम गरीबी को इस स्तर तक कम कर सकेंगे। इम्प्रूवमेंट हुआ है भले ही पर कैपिटा इनकम की फॉर्म में, या फिर एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग लोगों का इम्प्रूव हुआ है। सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स हैव बीन मेड, बट व्हेन कंपेयर टू द प्रोग्रेस मेड बाय मैनी अदर कंट्रीज, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। एंड फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हैव नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन सिमिलर मैनर। कुछ जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सम रीजन्स ऑफ द कंट्री, दे कैन कम्पीट इवन विद डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन बहुत सारे राज्य, रीजन्स हमारे देश में ऐसे भी हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। फिर ये तो केस स्टडी है, और यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है आपको, डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर्स। ठीक है, फार्मर सुसाइड की केस स्टडी है, इसका कंटेंट आपके काम आ सकता है। एक बार के लिए हम इसे पढ़ते हैं। डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर्स, बड़े सारे छोटे लैंड ओनिंग फार्मर्स और जो फार्मिंग हाउस होल्ड्स और जो वीवर्स हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे खिसकते चले जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाले इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से, एंड लैक ऑफ परसीव्ड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन रिलेटिवली वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स इन इंडिया। क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन वाले ज़माने के साथ एकदम से कम्पीट नहीं कर सकते। वेयर हाउस होल्ड्स हैव बीन एबल टू सेल एसेट्स, बोरो और जनरेट इनकम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो इम्पैक्ट होता है इन सब शॉक का वो छुप जाता है या फिर चेंज हो जाता है। हाउएवर इफ द हाउस होल्ड हैज़ नो एसेट टू सेल और नो एक्सेस टू क्रेडिट, or is able to borrow only at exploitative rates of interest and gets into severe debt trap। तो ये जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं लोगों की ज़िंदगी में,
दे कैन हैव लॉन्ग ड्यूरेशन रेमिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ पुशिंग हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। और इनमें से किसानों के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो होता है सुसाइड्स की फॉर्म में, फार्मर सुसाइड के केसेस। 2001 से ही मोर देन 12,000 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड्स इन इंडिया एंड मेनली इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो एक रियल फोटो है शांताबाई की, वाइफ ऑफ नीलकांता सीताराम खोके, हु कमिटेड सुसाइड इन यवतमा महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन द वर्ल्ड। एक तो आपको ये फैक्ट मिल गया यहाँ से, भारत में जो कॉटन क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कवरिंग 125 लाख हेक्टर्स इन 2017 टू 18। लेकिन पर फील्ड से प्रोडक्शन कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। लो यील्ड ऑफ 476 किलो पर हेक्टर पुशेस इट इनटू थर्ड पोजीशन इन द प्रोडक्शन। यानी कि लार्जेस्ट एरिया हमारे पास अंडर कॉटन कल्टिवेशन, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ रहे नहीं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लो एंड अनस्टेबल यील्ड्स, डिक्लाइन इन वर्ल्ड प्राइजेस, ग्लोबल glut in production due to subsidies by USA and other countries, opening of the domestic market due to globalization। इन सब की वजह से हमारे फार्मर्स का एक्सपोजर बढ़ा है एंड दिस इज लेड टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड सुसाइड स्पेशली इन द कॉटन बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये जो इशू है, द इशू इज नॉट वन ऑफ प्रॉफिट्स एंड हायर रिटर्न्स बट दैट ऑफ लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब काम की बात करते हैं जो हम मेंस में कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलर्स जो हैं वो बड़े सारे फैक्टर्स को पॉइंट आउट करते हैं जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कमिट करते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू में या मेंस में कभी पूछा जाता है कि फार्मर सुसाइड का रीज़न क्या होता है, तो आपके पास बहुत बेहतरीन 7 पॉइंट होंगे, ठीक है, और आप ये किसी भी फार्मर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमें इसी को एड्रेस करना है, इसी को चेंज करना है। फार्मर सुसाइड अगर हमारे देश में हो रहा है और अगर हम क्लेम करते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे या फिर हम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो ये सिनेरियो फिर एक अच्छा नहीं है। ये फिर एक खोखली इमेज पैदा करता है हमारे देश के बारे में, राइट। तो स्कॉलर्स साइट सेवरल रीजंस एंड फैक्टर्स दैट हैव लेड फार्मर्स टू कमिट सुसाइड। वो क्या है? द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग टू फार्मिंग ऑफ हाई यील्ड कमर्शियल क्रॉप्स without adequate technical support combined with withdrawal of the state in the area of agriculture extension services in providing counseling on farm technologies, problems faced, immediate remedial steps and lack of timely advice to farmers। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, फार्मर्स को इंकरेज शुरू में करा गया कि कैश क्रॉप से फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाओ। कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं उनकी यील्ड अच्छी हो सकती है ऐसे सपने दिखाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी टेक्निकल सपोर्ट, फार्म टेक्नोलॉजीज या जो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं फार्मर्स, इमीडिएट जो उनको रेमेडियल स्टेप चाहिए होता है या उनको क्या एडवाइस देनी है, कैसे वो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में फार्मर्स का कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, मोटिवेट तो कर दिया कि ये ग्रो करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन जब कोई दिक्कत आई फार्मर्स को तो सपोर्ट करा। इसकी वजह से जब यील्ड होती है, जब हार्वेस्ट के बाद जो यील्ड देखी जाती है वो लेस देन एक्सपेक्टेशन होती है, और जब फार्मर्स डेब्ट ट्रैप के शिकारी हो जाते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता सुसाइड करने के अलावा बड़े सारे राज्यों में। फिर डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन द लास्ट 2 डेकेड। 20 सालों से सरकार कोई खास खर्चा कर नहीं रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लो रेट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स प्रोवाइडेड बाय लार्ज ग्लोबल फर्म्स, स्प्यूरियस सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स बाय प्राइवेट एजेंट्स। मतलब बाहर से जो आजकल ये सीड्स वगैरह आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो प्राइवेट जो लोग सेल कर रहे हैं वो बहुत सस्ती हैं। तो जो लोग लोकली ये काम अभी तक चला रहे थे गांव वगैरह में जहाँ पर खेती बाड़ी था, उनका काम धंधा चला गया। अब दे आर ऑल्सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उनका भी एक केस बन गया ये, मतलब इनडेप्थनेस का, यानी कि कर्जे का, और वो भी सुसाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर क्रॉप फेलियर, पेस्ट अटैक एंड ड्रॉट, जिसकी वजह से फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है, फिर किसान नुकसान में चला जाता है। डेट एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ 36% टू 120% फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी कि प्राइवेट लोगों से अगर किसान
लोन लेते हैं, जो कि जिनको बैंकों से लोन नहीं मिलता, तो प्राइवेट पर्सनस कभी कभार ब्याज चार्ज करते हैं 36% से लेकर 120% का। देख रहे हो, 120%। चीप इम्पोर्ट्स लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्राइसिंग इन प्रॉफिट्स। लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर फॉर क्रॉप्स, जो कि फोर्स करता है फार्मर्स को टू बोरो मनी एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो बोरवेल वगैरह सिंक कर सकें और इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह बना सकें। लेकिन फसल की पैदावार अगर अच्छी नहीं होती है तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई होती है, और फिर पैसा घूम फिर कर किसानों के पास आता नहीं है वापस, सिर्फ लागत उनकी जेब से लगती रहती है। तो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड हमारे देश में बढ़ रहा है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ, पॉवर्टी, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, और इसके अंदर हमने प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशंस को भी कवर करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।